अम्मा थी गरीबों की। रोता बिलखता लाखों का ये हुजूम यूं ही नहीं जुटा है। तख्त पर नहीं, इन हजारों लाखों लोगों के दिलों पर राज करती थी। तमिलनाडु के गरीबों की जिंदगी में एक मां की भूमिका में थी वो। भूखे बेसहारों की अम्मा थी वो। इससे पहले न कोई हुआ, न शायद होगा जो अम्मा की तरह इनका ख्याल रखेगा। अम्मा नहीं रही, समर्थक क्या, विरोधी क्या, किसी के लिए भी इस सबसे बड़े सच को स्वीकार करना आसान नहीं है। सियासी भाषा में वो राज्य की मुख्यमंत्री थी, लेकिन गरीबों और बेसहारों की अम्मा थी। बहुत प्यारी इंसान थी, अच्छी पर्सनैलिटी थी, बहुत साहसिक, बहुत बहादुर वो नेता थे। रोता तमिलनाडु, बिलखते लोग। अम्मा के लिए आंसुओं का सैलाब। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष में। आपके साथ में हूं अभिषेक कात्यायन। कभी हसरत थी आसमां को छूने की, अब तमन्ना है आसमां के पार जाने की। शायद इसी तमन्ना को पूरा करने के लिए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई आंसुओं का महासैलाब तमिलनाडु के लोगों की जिंदगी में एक मां की तरह थी। गरीब और बेसहारों के लिए वो सबसे बड़ा सहारा थी। उनके हित के लिए किसी से भी टकराने से नहीं हिचकती थी। वो अम्मा थी, लाखों लोगों की उम्मीदों की अम्मा। तमिलनाडु में अम्मा के लिए आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। जननेता किसे कहते हैं? आंसुओं में डूबे हजारों लाखों लोगों के इस सैलाब से पूछकर देखिए। ये रोती आंखें, ये सर मुड़ाते लोग, हाथों में अम्मा की तस्वीर लिए ये भीड़ और देश की एक से एक बड़ी हस्तियों का श्रद्धांजलि देना, ये यूं ही नहीं है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ही नहीं थी जयललिता, तमिलनाडु के गरीब, बेबस और लाचार लोगों की उम्मीद थी, लोगों का सबसे बड़ा सहारा थी।
एक ऐसा गवर्नमेंट उन्होंने वहाँ पर कायम किया जो प्रो पुअर और प्रो महिला ऐसे, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट पॉलिटिक्स में उन्होंने किया है। इसीलिए मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूरा तमिलनाडु रो रहा है। क्या समर्थक और क्या विरोधी, हर आंखें गमगीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू, सुपरस्टार रजनीकांत, कौन नहीं पहुंचा अंतिम दर्शन के लिए। जयललिता की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि वो पल भर में ही किसी भी इंसान को अपना बना लेती थी। जयललिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें भी भीग गईं। भावुक मन और भीगी पलकों से पीएम ने दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जननेता को आखिरी विदाई दी। हजारों हजार लोगों की ऐसी भीड़ शायद ही किसी नेता के लिए उमड़ी हो। भीड़ का महासागर कहना भी गलत नहीं होगा। हर चेहरा उदास है, हर चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। हर किसी की जुबान बस यही कह रही है, अम्मा चली गई। अम्मा, अब हमारा सहारा कौन होगा। यहाँ का हिंदी वाला हो, तमिल वाला हो, बराबर सब आदमी को देखता था, एक ऐसा देखता था। कोई आज तक उसका यहाँ चेन्नई में हेड रहने में कोई किसी को परचम नहीं हुआ। ये रोती आंखें बोलती हैं, ये गमगीन चेहरा बता रहा है। अम्मा तमिलनाडु की तख्त पर ही नहीं, तमिलनाडु के लोगों के दिलों पर राज करती थी। जो वायदे उन्होंने किया गरीबों के लिए, चाहे उनकी खाने के लिए, दवाई के लिए और सारी चीजों के, मुझे लगता है कि आज उनकी लोकप्रियता इसीलिए शिखर पे है। उन्होंने राजनीति में एक मानदंड स्थापित किया है जो निश्चित तौर से सार्वजनिक जीवन के लोगों के उदाहरण है। आंसुओं से सराबोर इन लोगों का जयललिता से क्या रिश्ता था। कोयम्बटूर के ये लोग हैं, अम्मा की मौत पर सिर मुड़ा रहे हैं। अम्मा की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर अपनों के मरने पर जो क्रियाक्रम किया जाता है वो कर रहे हैं। जयललिता की मौत पर इसे इनका पागलपन कह सकते हैं, लेकिन ये पागलपन यूं ही नहीं है। इस पागलपन में ही जयललिता से इनका अपनापन जुड़ा है। पिछहत्तर दिन से उम्मीद की जो किरण जल रही थी, 5 दिसंबर की रात वो हमेशा हमेशा के लिए बुझ गई। लेकिन पीछे छोड़ गई आंसुओं का सैलाब। राकेश त्रिवेदी के साथ प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, चेन्नई। जयललिता जनता दरबार नहीं लगाती थी, आम लोगों से सीधे मिलती भी कम थी। बावजूद इसके लोगों की वो अम्मा थी, अम्मा यानी मां। पूरा देश जयललिता की मौत पर गमगीन है और आंसू बहा रहा है। आखिरी सफर में उमड़ी जनता को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि लोकप्रियता की सारी हदों को अम्मा पार कर चुकी थी। हजारों हजार लोगों की उमड़ी भीड़ और उनकी रोती आंखें ये खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि अम्मा तमिलनाडु की सत्ता के साथ साथ वहां के लोगों के दिलों पर भी राज कर रही थी।
5 दिसंबर की रात 11:30 बजे जयललिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 75 दिन तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते अंतिम सांस ने साथ छोड़ दिया। लेकिन अपने समर्थकों के दिलों में जयललिता अम्मा यानी मां के रूप में सदा सदा के लिए जिंदा हैं और जिंदा रहेंगी। गरीबों के लिए उनकी प्रतिबद्धता बहुत पर्याप्त थी। वो कमाल की नेता थी। वो एक बहुत डायनेमिक लीडर थी। जयललिता की अंतिम विदाई देने के लिए पूरा तमिलनाडु मानो उमड़ पड़ा। तिल रखने की भी जगह नहीं थी। खचाखच भरी रोड और रोड के किनारे खड़े हजारों लोग। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरह जयललिता आम लोगों से ज्यादा नहीं मिलती थी, लेकिन लोगों का ये सैलाब बताने के लिए काफी है कि किस कदर वो तमिलनाडु के आम लोगों के दिलों पर राज करती थी। जयललिता के बारे में कहा जाता है कि उनका स्टैंड सही रहा हो या गलत, अपने राज्य अपने लोगों के हितों से कभी समझौता नहीं किया। रोती भी लगती, गमगीन भी, अपने आप में इन सवालों का जवाब है। जयललिता तमिलनाडु के लोगों के लिए अम्मा की तरह थी, लेकिन ये नाम मुख्यमंत्री बनने और आम लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की वजह से पड़ा। जन्म के बाद जो नाम मिला था वो कोमलावल्ली था, लेकिन बाद में दादाजी ने जयललिता का नाम दिया। जयललिता नाम रखने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जयललिता के दादाजी के 2 घर थे, जयाविलास और ललिता विलास। दोनों को मिलाकर नाम दे दिया जयललिता। गरीबों की भलाई के लिए शुरू की गई योजनाओं ने जयललिता को गरीबों का मसीहा बना दिया। गरीबों को सस्ते दामों पर खाना उपलब्ध कराने के लिए अम्मा कैंटीन की शुरुआत, कम दामों पर पानी की बोतल देने के लिए अम्मा मिनरल वाटर शुरू किया, गरीबों के मकान बनाने के लिए सस्ते दामों पर अम्मा सीमेंट दिया गया, सस्ते दर पर दवाइयां देने के लिए अम्मा फार्मेसी की शुरुआत की, गरीब औरतों को अम्मा मिक्सर मुफ्त में उपलब्ध कराया। तमिलनाडु में एक कहावत है कि तमिल परिवार अगर एक बार किसी का दिया खा लेता है तो इसका एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलता। अम्मा ने तमिलनाडु के गरीब से गरीब की थाली तक खाना पहुंचाया, शिक्षा की मशाल जलाई, स्वास्थ्य सुविधाएं दी। जरूरतमंदों की अम्मा थी। अम्मा एक ऐसे सफर पर चली गई जहां से कोई कभी वापस नहीं आता, लेकिन अम्मा यानी मां की तरह लोगों के दिलों में जिंदा जरूर रहेगी। अलविदा अम्मा। ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड के पब्लिक सबको छोड़ के अम्मा ने चले गए। हम सबको दिल को रजा। अम्मा तो दुनिया से जाकर रहेगा, अम्मा दिल में कभी भी रहेगा। राकेश त्रिवेदी के साथ प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, चेन्नई। जिंदगी में जयललिता की तस्वीर लार्जर देन लाइफ है, जो 2 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया हो। लेकिन अम्मा की तकदीर में गुमनामी नहीं थी। अम्मा को तो करोड़ों दिलों में राज करना था और जीवन में संघर्ष तो था ही, लेकिन अम्मा को हर लड़ाई में जीत मिली और वो बन गई द आयरन लेडी। जयललिता पंचतत्वों में विलीन हो गई, पीछे छोड़ गई अपने लाखों चाहने वाले। वो रो रहे हैं, अम्मा के लिए बिलख रहे हैं। ऐसा क्यों है कि एक फिल्मी हस्ती, एक राजनेता पर लाखों लोग जान न्यौछावर करने में लगे हैं? ये जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि जयललिता की पूरी कहानी क्या है। जयललिता जया द फाइटर को जानना होगा, जया द विनर को जानना होगा, जया द आयरन लेडी को जानना होगा, जानना होगा कि अम्मो लाखों के लिए कैसे बन गई अम्मा। अम्मो 2 बरस की थी जब उसके पिता का साया सिर से उठ गया। माली हालत बहुत खराब थी।
मां संध्या को चेन्नई जाकर फिल्मों में काम करना पड़ा। जयललिता बेंगलुरु में ही पढ़ती रही और जयललिता 15 बरस की हो गई। वो आगे और पढ़ना चाहती थी। 10वीं की परीक्षा में पूरे तमिलनाडु में दूसरे नंबर पर आई थी अम्मो। 15 बरस की होने के साथ ही अम्मो का अम्मा बनने का सफर शुरू हो गया। ना चाहते हुए भी अम्मो को किस्मत फिल्मी पर्दे पर खींच लाई। 16 साल की उम्र में जयललिता को पहली फिल्म मिली और यहां से जया की जिंदगी लाइट्स, कैमरा और एक्शन पर चलने लगी। फिल्मी पर्दा भी जयललिता के लिए चैलेंज ही था। फिल्मों में जया ताजा हवा की तरह आई। वो पहली ऐसी हीरोइन थी जिन्होंने तमिल फिल्मों में स्कर्ट पहनी। उनकी खूबसूरती ने दक्षिण भारत को दीवाना कर दिया। शिवाजी गणेशन से लेकर एमजी रामचंद्रन तक हर कोई जयललिता के साथ काम करना चाहता था। जयललिता साउथ की सुपरस्टार बन चुकी थी। और बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए 1968 में एक हिंदी फिल्म भी की थी जिसके हीरो थे धर्मेंद्र। पर्दे पर जयललिता और मधु गोपालन रामचंद्रन यानी एमजीआर की केमिस्ट्री लोगों को भा गई। 70 और 80 के दशक में एमजीआर के साथ एक के बाद एक जयललिता की कई सुपरहिट फिल्में आई। दोनों ने कुल मिलाकर 28 फिल्में एक साथ की। रूपले पर्दे पर एमजीआर के साथ जया की केमिस्ट्री किस तरह जयललिता की जिंदगी को बदलने वाली थी, ये तब कोई नहीं जानता था। जया की तकदीर एक बार फिर बदलने वाली थी। सियासत की बिसात सुपरस्टार बनने की कहानी 80 के दशक में शुरू हुई। 1980 की शुरुआत से ही जयललिता की जिंदगी में नेता वाला रोल शुरू हो चुका था। एमजीआर उस वक्त अपनी पार्टी AIADMK बनाकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके थे। जयललिता उनकी सबसे करीबी थी। फिर भी राह आसान नहीं थी, लेकिन अम्मा आसान राह चुनती भी कहां थी। प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, चेन्नई। ये तो अम्मो की अम्मा बनने तक की आधी कहानी है। यहां से जया की वो कहानी शुरू होती है जिसने लाखों करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाई। अम्मा कहती थी कि उन्होंने अपने लिए किसी को नहीं चुना, क्योंकि भगवान ने उन्हें गरीबों के लिए चुना है, और अम्मा ने ये कर दिखाया। ஜெயலலிதா என்னும் நான் ஜெயலலிதா என்னும் நான் जयललिता का राजनीतिक रोल शुरू हो चुका था। 1983 में वो राज्यसभा की सांसद बनी। वो पार्टी की प्रचार सचिव बनाई गई। लेकिन जिया की महत्वाकांक्षाओं को कई मंजिलें पार करनी थी। वो पार्टी में एमजीआर के बाद सबसे ताकतवर नेता बन चुकी थी। एक वक्त ऐसा आया जब एमजीआर को उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर नजर भी रखनी पड़ी। जिया पर एक्शन भी लिया गया, लेकिन जिया डटी रही। 1987 में जिया की मेंटर गाइड एमजीआर ने आखिरी सांस ली। एमजीआर के अंतिम संस्कार में जयललिता को खूब अपमानित किया गया। एमजीआर की पत्नी जानकी के समर्थकों ने जिया को एमजीआर के पास भी नहीं जाने दिया। जिया फाइटर थी, लड़ना और जीतना जानती थी। जयललिता ने खुद को एमजीआर की विरासत का दावेदार बताया और 1989 के चुनाव में जीत हासिल करके साबित भी कर दिया। विरासत की लड़ाई में जया विरोधियों को कुचलकर विनर बनी। कांग्रेस का समर्थन मिला और जयललिता 1991 में पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई। अम्मो की जिंदगी में उतार चढ़ाव बाकी थे। उन्हें एहसास भी नहीं था कि 1991 से 1996 का यही वक्त जेल जाने की वजह बनेगा। जयललिता और उनकी सबसे विश्वसनीय साथी शशिकला राजनीति की चर्चित जोड़ी बन गई। सत्ता के शाही अंदाज ने सब कुछ बदल दिया। 1995 में जयललिता ने अपने दत्तक पुत्र सुधाकरन की शादी में 1.5 लाख लोगों को बुलाया था। इसमें 6 करोड़ रुपए का खर्च आया था। 1996 में जयललिता को विधानसभा चुनाव में बहुत बुरी हार मिली। वो आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंस चुकी थी। तमाम घोटाले और विवाद, फिर उनकी सबसे करीबी शशिकला का राजनीतिक दखल, जयललिता के लिए संघर्ष भरे दिनों की पटकथा तैयार हो चुकी थी। जयललिता की संपत्तियों पर पड़े छापे में 10,500 साड़ियां, 750 जोड़ी सैंडल, हीरो से जड़ा 1.5 किलो का वेस्ट बेल्ट, 896 किलो चांदी और 28 किलो सोना मिला था।
18 साल बाद आय से अधिक संपत्ति के केस में उन्हें 4 साल की सजा भी सुनाई गई और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी। जयललिता को जानने वाले उन्हें एक ऐसा मास लीडर कहते हैं। वो मूडी है। वो खुद भी अपने कई इंटरव्यूज में ये कहती रही है। अब वो पुराने वाली जयललिता नहीं रही जो अपमानित होने पर अकेले में रोती थी। 2002 में जब करुणानिधि को गिरफ्तार किया गया तो उन पर बदले की कार्रवाई का आरोप भी लगा था। से लेकर अब तक के 25 वर्षों में जयललिता ने 6 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस पड़ाव में जयललिता की राजनीतिक ताकत सबसे ज्यादा है। उन्होंने अपनी करीबी रही शशिकला को पार्टी से बाहर निकाल दिया। वो शुरू से अपने जीवन के पुराने संघर्षों से उपजी शंका और डर के साए में रहती आई। उन्होंने किसी दूसरे पर नहीं बल्कि हमेशा खुद पर भरोसा किया। इसलिए उनकी पार्टी हमेशा उनके आगे नतमस्तक रही। चेन्नई के मरीना बीच में जयललिता को दफना दिया गया, लेकिन अम्मा ने जो जिंदगी जी है वो लार्जर देन लाइफ है। जयललिता के निधन के बाद आज एक और चौंकाने वाली खबर आई और वो खबर ये थी कि अम्मा यानी जयललिता को दफनाया जाएगा। हैरानी इसलिए क्योंकि जयललिता ब्राह्मण थी और हिंदू धर्म में उनकी पूरी आस्था भी थी। फिर उन्हें दफनाया क्यों गया, ये रिपोर्ट देखिए। जयललिता के निधन के बाद खड़ा हुआ बड़ा सवाल, क्यों दफनाया गया जयललिता का पार्थिव शरीर? जयललिता को आज चेन्नई मरीना बीच पर एमजी रामचंद्रन मेमोरियल में दफना दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जयललिता के हिंदू होने के बावजूद ऐसा क्यों किया गया? क्या खुद जयललिता ने ऐसी कोई इच्छा जाहिर की थी? अगर नहीं तो किसने ये फैसला लिया और इसकी वजह क्या है? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। जी न्यूज को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस फैसले के पीछे कई वजह हो सकती है। जयललिता को दफनाया क्यों गया? वजह नंबर 1, जयललिता को गरीबों का मसीहा माना जाता है। अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के लिए उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता था। AIADMK का मानना है कि अम्मा की छवि कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किसी वरदान से कम नहीं। पार्टी का मानना है कि अम्मा धर्म और जात पात से काफी ऊपर है। मरीना बीच पर जिस जगह जयललिता को दफनाया गया वहाँ एक मेमोरियल बनाने की योजना है ताकि लोग उन्हें जान सके, उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इससे पहले भी मशहूर द्रविड़ नेता पेरियार, अन्नादुरई और जयललिता के राजनीतिक गुरु MG रामचंद्रन को भी दफनाया गया था। अपने आप को MGR को इतना इमुलेट करती थी वो कि उन्होंने अपने विल में अपने जीवित रहते ही उन्होंने कहा था कि जिस तरह MGR को दफनाया गया उनके ही करीब मुझे दफनाया जाना चाहिए। जयललिता को दफनाया क्यों गया? वजह नंबर 2, जयललिता शादीशुदा नहीं थी, लिहाजा उनके बच्चे भी नहीं थे। हिंदू धर्म में मुखाग्नि का पहला अधिकार बेटे को होता है। बेटे के ना होने पर पति को ये अधिकार दिया गया है, लेकिन जयललिता के मामले में ऐसा नहीं हो सकता था। हिंदू धर्म और फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बने रहिए जी पुरवैया के साथ। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए सुपरफास्ट खबरें।